क्या 2010 का एक प्रोफेशनल ग्राफिक्स कार्ड जो उस जमाने में सच में एक छोटी कार जितना महंगा था, आज के जमाने के गेम्स चला सकता है? ये सवाल बड़ा दिलचस्प है ना? तो चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि ये पुराना पावर हाउस आज की दुनिया में कितना दम रखता है। 2010 में ATI FirePro V9800 की कीमत थी लगभग $3,500 और अगर हम आज की महंगाई के हिसाब से देखें तो ये रकम $5,200 से भी ज्यादा बैठती है। बाप रे! लेकिन एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, ये कार्ड कभी हम जैसे गेमर्स के लिए बना ही नहीं था। इसे तो बड़े बड़े प्रोफेशनल कामों के लिए डिज़ाइन किया गया था, जैसे इंजीनियरिंग, 3D एनिमेशन और साइंटिफिक विजुअलाइजेशन, जहां एक एक पिक्सल की भी बहुत कीमत होती है। और आज वही पावरफुल कार्ड सेकेंड हैंड बाजार में मुझे कितने का मिला होगा? यकीन नहीं होता, सिर्फ $79 का। कीमत में इतना बड़ा फर्क, बस यही वो वजह है जिसने मुझे ये पूरा एक्सपेरिमेंट करने पर मजबूर कर दिया। क्या पता ये पुराना शेर आज एक सस्ता खजाना साबित हो जाए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये कम बजट वाले गेमर्स के लिए कोई छिपा हुआ हीरा है या सिर्फ एक पुराना कबाड़? चलिए इस सफर पर निकलते हैं और इसका जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले इस कार्ड की आत्मा को समझना जरूरी है, मतलब आखिर इसे किस मकसद से और कैसे बनाया गया था। देखिए, वर्कस्टेशन और गेमिंग जीपीयू में सिर्फ नाम का नहीं बल्कि उनकी पूरी सोच का फर्क होता है। गेमिंग जीपीयू का एक ही मकसद है, स्पीड। उसके ड्राइवर्स शॉर्टकट लेते हैं ताकि स्क्रीन पर ज्यादा से ज्यादा फ्रेम्स दिखें। लेकिन फायर प्रो जैसे वर्कस्टेशन कार्ड्स वो बने हैं सटीकता और स्टेबिलिटी के लिए। उनके ड्राइवर्स हर कैलकुलेशन को डबल चेक करते हैं, क्योंकि सोचिए किसी कैड ड्राइंग या मेडिकल इमेजिंग में एक पिक्सल की भी गलती कितनी भारी पड़ सकती है। और बस यही वजह है कि गेमिंग के मैदान में ये कभी कभी पीछे रह जाते हैं। तो अब कहानी आगे बढ़ती है इसे खरीदने के पड़ाव पर, जहां ईबे की दुनिया में खोजबीन के बाद आखिरकार ये मेरे हाथ लगा। जब ये कार्ड मेरे पास पहुंचा तो मैं सच में हैरान रह गया। ये अपने ओरिजिनल 2010 वाले बॉक्स में था और हालत एकदम नई जैसी थी। इसके स्पेक्स भी उस जमाने के हिसाब से कमाल के थे। 4GB VRAM जो तब बहुत ज़्यादा माना जाता था, और एक साथ 6 मॉनिटर चलाने की ताकत। इसका सिंगल फैन डिज़ाइन भी बड़ा दिलचस्प है। ये बताता है कि इसे शांत और स्थिर चलाने के लिए बनाया गया था, ना कि गेमिंग कार्ड्स की तरह तेज़ गर्मी बाहर फेंकने के लिए। लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू हुई थी। किसी भी पुराने और ख़ास हार्डवेयर के साथ सबसे बड़ी जंग होती है उसके सॉफ्टवेयर, यानी ड्राइवर्स को सही से चलाने की। जैसे ही मैंने स्टैंडर्ड ड्राइवर इंस्टॉलर चलाया, वो एक अजीब सा डिटेक्शन ड्राइवर एरर देकर फेल हो गया। सच बताऊं तो मैंने पहले कभी ऐसा एरर देखा ही नहीं था। तभी मुझे अंदाजा हो गया था कि ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। कई घंटों की मगजमारी और न जाने कितनी फेल कोशिशों के बाद आखिरकार एक बहुत ही टेढ़ा-मेढ़ा तरीका काम आया। पहला कदम विंडोज़ अपडेट को एक बेसिक ड्राइवर डालने दिया। दूसरा, ऑफिशियल ड्राइवर फाइल को मैनुअली एक्सट्रैक्ट किया। तीसरा, डिवाइस मैनेजर में जाकर जबरदस्ती ड्राइवर को अपडेट किया। चौथा, वहां से एक मिलती-जुलती प्रोफाइल चुनी। और पांचवा, आखिर में जाकर रेजोल्यूशन ठीक करने के लिए ओरिजिनल ड्राइवर को फिर से इंस्टॉल किया। मतलब ये सचमुच एक सिरदर्द था। इस पूरी प्रोसेस का सबसे फ्रस्ट्रेटिंग पल वो था जब ड्राइवर आधा अधूरा इंस्टॉल होने के बाद मैं 576p के एक बहुत ही कम रेजोल्यूशन पर अटक गया था। स्क्रीन पर सब कुछ धुंधला और इतना बड़ा दिख रहा था कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, और उसे ठीक करने का कोई तरीका भी नहीं मिल रहा था। उस वक्त तो लगा कि सारी मेहनत बेकार चली गई। खैर, ड्राइवर्स की जंग जीतने के बाद अब समय था इनाम का, ये देखने का कि ये पुराना शेर अलग-अलग गेम्स के जंगल में कैसा प्रदर्शन करता है। पहला टेस्ट था रॉकेट लीग। ये एक पॉपुलर ई स्पोर्ट्स गेम है और बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स पावर नहीं मांगता। इसे हमने 1080p क्वालिटी सेटिंग्स पर चलाया और नतीजा शानदार, औसतन 99 फ्रेम्स प्रति सेकंड। इससे ये तो साफ हो गया कि पुराने या कम डिमांडिंग ई स्पोर्ट्स टाइटल्स के लिए इस कार्ड में अभी भी काफ़ी दम है। अगला गेम था 2015 का राइज ऑफ द टूम रेडर, जो ग्राफिकली काफ़ी एडवांस्ड है। असली परीक्षा तो यहीं होनी थी, तो इसे 1080p लो सेटिंग्स पर टेस्ट किया गया और यहाँ इस जीपीयू की सीमाएं साफ नजर आ गई। हमें मिले सिर्फ 26 फ्रेम्स प्रति सेकंड, जो कि एक स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। ये दिखाता है कि ज़्यादा मॉडर्न गेम इंजन्स की तकनीक के सामने ये पुराना आर्किटेक्चर स्ट्रगल करता है।
लेकिन सबसे अजीब और हैरान करने वाली बात हुई फोर्टनाइट के साथ। ये गेम परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर की वजह से चला ही नहीं। गेम का जो एंटी चीट सिस्टम है, जो धोखाधड़ी रोकने के लिए होता है, उसने इस कार्ड की एक पुरानी ATI फाइल को ही चीटिंग समझ लिया और गेम को शुरू ही नहीं होने दिया। ये पुराने हार्डवेयर के साथ एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में कोई सोचता भी नहीं। तो गेमिंग एक्सपीरियंस के बाद अब समय था कुछ ठोस आंकड़ों को देखने का। इसके लिए हमने एक सिंथेटिक बेंचमार्क का इस्तेमाल किया, जो किसी भी GPU की कच्ची ताकत को नापने का एक स्टैंडर्ड तरीका माना जाता है। 3D Mark Firestrike बेंचमार्क में FirePro V9800 को 2761 का ग्राफिक्स स्कोर मिला। अब इस स्लाइड में दिलचस्प बात यह है कि जब हम इसकी तुलना एक मॉडर्न एंट्री लेवल कार्ड जैसे GT 710 से करते हैं, तो कागज पर यह काफी बेहतर नजर आता है। लेकिन असली कहानी तब सामने आती है जब हम परफॉर्मेंस को कीमत के तराजू पर तौलते हैं। FirePro V9800 हमें हर डॉलर के बदले में लगभग 47.6 पॉइंट्स की परफॉर्मेंस देता है। वहीं दूसरी तरफ GT 710, जिसे आज के सबसे खराब वैल्यू वाले GPUs में से एक माना जाता है, वो 44 पॉइंट्स प्रति डॉलर देता है। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि कीमत के मामले में ये आज के सबसे खराब कार्ड से बस मामूली सा ही बेहतर है। तो इस पूरे सफर के बाद आखिर हम किस नतीजे पर पहुंचे? चलिए सब कुछ समेटते हैं। तो क्या ये बजट गेमर के लिए फायदे का सौदा है? साफ और सीधा जवाब है, बिल्कुल नहीं। ड्राइवर इंस्टॉल करने की भयानक सिरदर्दी, नए गेम्स और एंटी चीट सॉफ्टवेयर के साथ कंपैटिबिलिटी की समस्याएं और कीमत के हिसाब से बेहद साधारण परफॉर्मेंस, ये सब मिलकर इसे एक बहुत बुरा विकल्प बनाते हैं। हाँ, मेरे जैसे शौकीनों के लिए ये एक मज़ेदार एक्सपेरिमेंट ज़रूर हो सकता है, लेकिन एक आम गेमर के लिए कोई भी नया बजट GPU इससे कहीं ज्यादा बेहतर और भरोसेमंद एक्सपीरियंस देगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या भविष्य में कोई और पुराना प्रोफेशनल हार्डवेयर हमें इसी तरह चौंका सकता है या फिर निराश कर सकता है?